नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना जारी है। जिन 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है वे हैं पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। वहीं एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की आसनसोल है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था और आज काउंटिंग जारी है। अब से थोड़ी ही देर में नतीजे इनके सामने आ जाएंगे। भी बार बार कह रहे हैं कि आसनसोल को तुम एकदम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इतने साल सांसद रहे हो, तो दोनों मिलके जम के काम करेंगे। बहुत आशावादी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और ये 41% वोट गिरा है। देखिए, इससे एक चीज़ एकदम जो है राबिश हो जाता है, जो ऑपोजिशन का अनफेयर और अननेसेसरी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए जो क्लेम है कि छप्पा वोट हुआ है, फॉल्स वोटिंग हुआ है। अगर फॉल्स वोटिंग हुआ, सीपीएम भूल गए क्या? वो फॉल्स वोटिंग करके 65-70% तक लेके जाते थे वोट परसेंटेज। फॉल्स वोटिंग होता तो 41% वोट गिरता। तो जेन्युइन 41% वोट हुए, उससे मार्जिन कम हो सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल दीदी के साथ है, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के साथ है। पश्चिम बंगाल में जो है बालीगंज में, उससे अलग कुछ होगा ऐसा सोचने का कोई रीज़न नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं। आसनसोल में ये मेरे लिए स्पेशल जगह है, स्पेशल जगह हमेशा रहेगा। मैं जहाँ भी पॉलिटिक्स में जो भी मेरा भूमिका होगी, हमेशा आसनसोल के लिए मेरा एक्स्ट्रा कुछ करने का जो है चाहत जो है वो हमेशा रहेगा। और ये आसनसोल ने जो प्यार मुझे दिया है उसका पूरा कदर जो है मैं हमेशा ज़िंदगी में करता रहूँगा। उनको भी एक स्पेशल कैंडिडेट मिलेगा, शत्रुघ्न सिन्हा, उनका भी जीतना तय है। तो मेरे साथ हमेशा बातचीत होती रहती है। तो कहते हैं कि आसनसोल को एकदम गली गली तुम जानते हो, 8 साल वहाँ पे सांसद रहे हो, तो हम दोनों मिल के जो है अच्छे से उसका काम करेंगे। तो मैं एकदम बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे मलयदा जी भी है और भी सीनियर तृणमूल के बहुत सारे नेता हैं। सब लोग मिलके जो है आसनसोल के लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ था, थोड़ा सा उनको बुरा लगा था। बहुत लोगों ने मुझे सेंटिमेंटली लिखा था कि आपने दल के साथ आपका मतविरोध हुआ है, पर आपको हमने चुना था, आपने एमपी पद क्यों छोड़ दिया? वो मैं एथिकली जो सही समझ रहा था वो मैंने किया। अभी वो काम ऐसे भी 31 मार्च तक का पूरा काम मैं एमपी का दे के आया था, सैंक्शन करके आया था। अभी उस काम को आगे शत्रु जी के साथ मिलके जमकर करना। तो देश की एक लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इनकी मतगणना आज जारी है। आज इन सीटों पर नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जो काउंटिंग अभी चल रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रत्नाकर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुख भी प्रदीप जी आपका ही करेंगे। ये 5 सीटों पर जो नतीजे आज आ रहे हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी को ये झटका लगता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में हुए चुनाव में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें तो आपने करिश्मा गजब का दिखाया था, लेकिन अब टीएमसी का करिश्मा जो है, या ये कहें कि ममता दीदी का करिश्मा पश्चिम बंगाल में बरकरार है और बाकी जो अन्य 4 जगह विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अगर शुरुआत पश्चिम बंगाल की करी है, तो देखिए वहाँ पश्चिम बंगाल में डर का माहौल है और टीएमसी का जो डर का माहौल वहाँ पैदा कर रखा है। वहाँ सारे गरीब जनता को जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, कच्चे मकानों में रह रही है, उसको डरेगा ऐसा ना हो कि मेरी छत पे कोई दिल्ली माचिस की जला के डाल दे, तो थोड़ा डर तो
आज बोलता ही है, और वो सत्ता और शासन का सत्ता और नशा जो है ममता जी का वो दिख रहा है। और बाकी हम भी संतुष्ट हैं, हमें भी जनता ने बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छा मत हमें भी मिला है, हम उससे कोई नकारेंगे नहीं। जो आशीर्वाद पश्चिम बंगाल जनता ने लोकसभा चुनाव में हमको दिया है, तो वो हम समझते हैं कि हम पूरे टक्कर पे थे और हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। ये दिखता है कि वहाँ के लोग हमें चाहते हैं और सत्ता हमें सौंपना चाहते हैं, ये दर्शाता है। मगर और लोगों की तो जमानत जब्त नहीं हुई, ये सबसे बड़ी चीज है। ये जो बड़े बड़े दल थे जो चुपचाप खामोश रहे लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर, वो भी 0 बटा सन्नाटा हो गए, बेचारे जमानत जब्त हो गई थी। मगर कम से कम हम लेकिन परिस्थिति में और बहुत मजबूत से चुनाव लड़ा और बहुत मजबूत वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। ये हमारे लिए बहुत संतुष्ट वाली बात है। और भाई हार जीत की बात, उपचुनाव है, हार जीत चलती रहती है, कभी हार और कभी जीत। निराशा और आशा दोनों साथ रहनी चाहिए। आपने पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो जिक्र किया, केवल पश्चिम बंगाल का ही हमने जिक्र नहीं किया, कोल्हापुर का देख लीजिए, खैरागढ़ का देख लीजिए। कांग्रेस को आप कह रहे हैं खत्म होती जा रही है, कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, वजूद कांग्रेस मुक्त भारत की आप जिक्र कर रहे हैं, और इन दोनों सीट पर कांग्रेस ही बढ़त बनाई हुई, कांग्रेस की ही जो लीड है वो आगे चल रही है। कोल्हापुर के अंदर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर खुद इनकी जो कौन सी पिछाड़ी सेना है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा पिछाड़ी सेना या चिड़ी सेना क्या कहते हैं, वो सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। बड़ा रहता अगर एक मत थी तो शिवसेना सब अलग अलग लड़ते तो पता भी लगता, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो ये अलायंस है इनका। छत्तीसगढ़ के लिए आप क्या कहेंगे? उसमें भी हमारी छत्तीसगढ़ के लिए आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में तो आपने हमेशा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अंदर फूट है, कांग्रेस आपस की गुटबाजी को नहीं संभाल पा रही है, और इस बार जो चुनाव होंगे वहां पर आपकी सरकार बननी तय है, तो छत्तीसगढ़ को लेकर के क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की अगर आप पूछते हैं, छत्तीसगढ़ में देखिए ना, सरकारी मशीनरी जिस तरीके से प्रयोग करी गई और जिस तरीके से भूपेश बघेल जी आपके राय थे लखीमपुर के लिए और एयरपोर्ट धरने में बैठ गए थे, वो दर्शा रहा था उनकी मंशाएं। तो कांग्रेस को चुनाव बहुत अच्छी तरह लड़ना आता है और कितना शानदार ढंग से चुनाव लड़ा जाता है, पैसा शराब कितना प्रयोग किया जाता है वो अच्छी तरह कांग्रेस को पता है और बड़ा अच्छा चुनाव लड़ना आता है उन्हें। और बाकी यही आरोप कांग्रेस भी जब लगाती है तो आप इसको नकारते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। देखिए मशीनरी सत्ता में बैठे हैं और उनके अधिकारी बैठे हैं, सत्ता शासन का बड़ा उपयोग और प्रयोग रहता है चुनाव में भी। और चुनाव का जब कार्यक्रम चलता है वोट मांगने का, सभाओं का, तब भी बड़ा इसको परमिशन दे दिए। तो एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तब आप स्वीकार रहे हैं कि सत्ता का बड़ा प्रभाव होता है चुनाव के दरमियान, और अगर पूरे राज्य में चुनाव हो, सभी सीटों पर चुनाव हो, तो इस बात को भी आप स्वीकारेंगे? इसका जवाब लेंगे, रत्नाकर जी से लेंगे। छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको, अगर मैं समय देता हूँ मुझे। ठीक है, दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़े थे वहाँ भी हम जीत हार गए सत्ता में होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य सरकार का काम है और वो दर्शाता है कि हम जो है कराना हार गए थे, सत्ता में रहने के बावजूद भी दुरुपयोग नहीं किया गया। तो इस तरह पंजाब का उदाहरण कांग्रेस दे सकती है, इस तरह तो पंजाब का उदाहरण तो इनके लिए नासूर बने हुई आम आदमी पार्टी। चलिए आएंगे आपके पास आएंगे। प्रदीप जी एक कमेंट ले आएंगे, रत्नाकर जी आपके पास आएंगे, उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, आपका जलवा बरकरार है पश्चिम बंगाल में, इतने तमाम सारे आरोप लगते हैं, जो दंगे हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है उपचुनाव में आपका डंका बजता दिख रहा है? मैं आपसे फिर कह दूं, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2021 के चुनाव के बाद से नकार चुकी है। कोई सा भी चुनाव होगा नकार देगी, और आने वाले समय में 2024 में भी नकारेगी जनता। जिस तरीके से इन्होंने महंगाई के ऊपर बेलगाम होते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश में अर्थव्यवस्था खराब होती चली जा रही है, इनको केवल एक ही बंगाल में एक ही चीज दिखाई पड़ती है, जब जब चुनाव होते हैं ये लोग वहां पे कूदते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं लोग बंगाल में, चाहे कोई भी हो प्रदेश हो, ये वही काम करते हैं। और जनता ने दिखा के आसनसोल में और डालीगंज में जो बाबू सुप्रियो की सीट है, ये दोनों सीटें हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। डीजी ने विकास की बात करी है, भाईचारे की बात करी है हमेशा बंगाल के अंदर, तो आज वही चीज कायम है, आगे भी कायम रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा आने वाले समय में भी। सत्ता का दुरुपयोग आप भी बराबर कर रहे हैं बखूबी, क्योंकि सत्ता में काबिज हैं और आप अपने हिसाब से चुनाव करा रहे हैं। प्रदीप जी ने कहा आप पर भी आरोप लगाया, वही कांग्रेस पर भी वही आरोप लगाया।
देखिए ये भारतीय अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पे उपचुनाव हो जाए, हम तो कह रहे किसी सीटों पे चुनाव होगा तो ये कहेगी देखिए साहब योगी मोदी जी का जलवा बरकरार है, योगी मोदी जी का। अरे भाई वहाँ पे हमारी माननीय ममता दीदी ने काम करा, विकास की बात करी है, लड़ाई दंगे की हम लोग बात नहीं करते, पर ये लोग जहाँ जहाँ देखिए ताकि आज माहौल देखिए, पूरे देश के अंदर माहौल देखिए क्या बना रखा है इन्होंने। हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें नहीं करते, हम लोग भाईचारे की बातें करते हैं। ये लोग दंगाई लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं साहब, समझना पड़ेगा आज की जनता को। और जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी 2024 में। इन्होंने काम कौन से करे हैं? ना महंगाई कम करी है, महंगाई इन्होंने कहा था कम हो जाएगी। किसान की ऊपर बात करें तो किसान की आय दुगनी की करने की बात थी, वो भी नहीं करी। तो किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, रोजगार नहीं है। तो ये सब मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, आने वाले समय में ये मुद्दे और बड़े होंगे। ठीक है, मुद्दे बड़े होंगे और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो खैर सभी को सामने हो जाएगा। और उसके बाद आने वाले समय में भी चुनाव है और जनता उन मुद्दों को लेकर के ही मतदान करेगी। बिल्कुल ठीक है, आज जनता ने आज आसनसोल पे दोनों सीटों के ऊपर माननीय ममता दीदी का विश्वास बिल्कुल बरकरार रखा है। और उस तरीके से हम तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी उन सीटों पे अच्छा काम करेगी, दोनों प्रत्याशी हमारे जीत करके आकर के वहाँ पे जनता के लिए काम करेंगे, विकास की बात करेंगे। रत्नाकर जी आप क्या कहेंगे? देखिए महाराष्ट्र का जिक्र तो प्रदीप जी ने कहा कि वहाँ भाई आप सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से वो सीट निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर आप सत्ता पे हैं तो दुरुपयोग करते हुए, मतलब ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। प्रदीप जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये चुनाव दरअसल उपचुनाव तो हो रहा है लेकिन निष्पक्ष तौर पर नहीं हो रहा है, आप अपने हिसाब से सत्ता पर काबिज हो करके और अगर ये कहें कि सीट हथियाने का काम कर रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा प्रदीप जी के शब्दों में। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जब ये हारते हैं तो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग का आरोप लगा देते हैं और जब जीतते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी का जलवा है। तो आप पहले स्पष्ट करिए कि आप किस पे दोषारोपण करना चाहते हैं? प्रशासन पे, सरकारी मशीनरियों पे किस पे दोषारोपण करना चाहते हैं? या आप किसके दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं? योगी जी मोदी जी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो अगर आप इन सब चीजों मुद्दों पे अगर लड़ रहे हैं तो आप एक चीज पे अधिक रहिए, आप आरोप मत लगाइए। आप ये कहिए कि योगी जी और मोदी जी का जलवा कम हो गया है इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, रही बात दूसरी, ये अभी कह रहे थे कि डर से जो है पश्चिम बंगाल में डर से जनता इनको हरा दे रही है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जिता दे रही है। देखिए यही इनका पूरे देश में एजेंडा चल रहा है। एजेंडा क्या है इनका? हिंदुओं को डर दिखाओ। डर किस चीज का? कि तुम अगर आज बहुसंख्यक हो, कल अल्पसंख्यक हो जाओगे तो तुमको जीने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी। और जब बहुसंख्यक जब हो जाएंगे वो सब, तो तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा, तुम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह तुम्हारा हाल हो जाएगा। ये डर ये जनता को दिखा रहे हैं और इसी डर की वजह से किसी भी चुनाव में चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, जैसा कि अवस्थी जी कह रहे थे अभी, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ उनकी बातों से। आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था रसातल में जाने की बात हो, सारा जगह ये फेल हो चुके हैं क्योंकि इनकी कोई नीति नहीं है। इनकी नीति होती है, अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियां होती है, रोजगार से संबंधित नीतियां होती है, नीति इनकी कोई नहीं है। इनकी सिर्फ नीति एक ही है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, 80 और 20 का फार्मूला लाओ और इनको जिताओ। यही है देखने को। एक सवाल और रत्नाकर जी, यहाँ पर एक सवाल और है, क्या ये जादू जो आपका अभी चल रहा है ये बरकरार रख पाएंगे क्या कि आने वाले समय में? क्योंकि कांग्रेस के अंदर कलह लगातार देखने को मिल रही है और ये बात तो सच है कि जिस प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव कहीं ना। तो चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे रत्नाकर जी आपसे हम यही पूछ रहे थे कि वास्तव में जो आपका अभी ये करिश्मा दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी तमाम सारी आपके सामने दुविधाएं हैं, तमाम सारी जिस तरीके से कला पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, क्या वास्तव में वो उस कला को आप खत्म कर पाएंगे? और आने वाले समय में वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो और उसके बाद चाहे हम छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव का हम जिक्र कर लें, क्या इनमें आप ये जादू बरकरार रख पाएंगे क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक नजर आ रही है। हमने एक चीज और कही थी कि ये सच है कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सत्ता होती है उपचुनाव जीतना उसके लिए थोड़ा सा आसान जरूर होता है, इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं। देखिए योगेश जी, आपने जो बात कही है मैं उसको थोड़ा सा
इस तरह से कहूंगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का विगत कुछ सालों में परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं रहा है, जिसका कारण जो है अंतरकलह पार्टी के संगठन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमजोरियां रही हैं। और हम जिन मुद्दों को, जो चाहे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जनता के सामने लेके तो गए, लेकिन उतनी ताकत के साथ वो जनता के पास नहीं पहुंचा पाए जितना पहुंचाना चाहिए। इसका खामियाजा हमें चुनाव में भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब हो गई। इस चीज को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। रही बात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, तो हमारे जी बोलिए आप। मैं यही कह रहा था कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी जो है फिर से पुनः एक नए ऊर्जा के साथ और एक नई मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी। जिस प्रकार हमने संगठन में बदलाव किए हैं और जिस तरह से संगठन को हमने मजबूत करने का काम किया है, 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हमने अभी जोड़ा है विगत कुछ महीनों में ही। तो इस तरह से पार्टी को मजबूत बनाने का निरंतर और अनवरत काम चालू है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये 135 साल पुरानी पार्टी है और ये जितना आसानी से ये लोग सोचते हैं कि ये पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, वैसा है नहीं। आने वाले समय में इनको इस चीज को देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं जो मैं इनको सिलसिलेवार तरीके से प्रदीप जी को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो है देश में एक माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। आज देखिए, आज लोग उन्मादी हो गए हैं। आज धर्म के नाम पर ये लोगों को उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं। हर त्योहार में देखिए, कोई भी त्योहार हो, हिंदू से संबंधित कोई त्योहार हो, पहले क्या होता था, पहले हम त्योहार घरों में शांति पूर्वक मनाते थे, अपने इष्ट देव की पूजा करते थे, प्रभु श्री राम की पूजा करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां क्या हो गई हैं? आज परिस्थितियां इस तरह से बदल गई हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भगवाधारी अपने आप को कहते हैं, ये कोई भी त्योहार हो, चाहे रामनवमी का ही त्योहार हो, उन गली गुच्छों में जाएंगे, उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे हिंसा भड़कने का पूरा अंदेशा रहता है और जाके उनको आक्रामक उन्मादी बना दिए हैं लोगों को। धर्म के नाम पर ये इतने अंधे बना दिए हैं लोगों को कि वो आज ये भूल गए हैं लोग कि आज की जरूरत क्या है। आज की जरूरत है लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। आज जरूरत है अपने युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। आज महंगाई जो आसमान छूती जा रही है, उस महंगाई को कम करने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल के दाम देख रहे हैं, रसोई गैस के दाम देख रहे हैं, आशा बढ़ता जा रहा है। तो इन मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम इस समय पूरे देश में चल रहा है और वह है कि लोगों को उन्मादी बनाओ धर्म के प्रति और वो 80-20 का फार्मूला को जिंदा रखो और कहीं भी चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, तो यो उसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ो और जीत के आओ। तो यही फार्मूला पूरे देश में चल रहा है, जिसका परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम मैं बोलना चाहूंगा। इसका दुष्परिणाम ये है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को, जो विकासशील देश की कैटेगरी में हमारा देश आता था, आज वर्ल्ड बैंक ने उसको पाकिस्तान और घाना जैसे देशों के कैटेगरी में रख दिया है। आज देखिए, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि विगत 7 से 8 साल के दौरान हमारे देश में 8.5 लाख लोग जो है इस देश को छोड़कर चले गए हैं। ये वो लोग छोड़ के चले गए हैं जो यहाँ पे रोजगार देते थे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम करते थे, वो सारे लोग देश छोड़ के चले गए हैं। आज देखिए, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि 2021 का अगर हम आंकड़ा देख लेते हैं तो ग्लोबल इंडेक्स में ही भारत का, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान 116 देश में 111वें नंबर पर है। तो आप ये सोचिए कि ये देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, न कि ये जो दावा करते हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु कुछ नहीं बना रहे हैं। ये देश को रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं। रामनवमी देखिए किस तरह से इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, बहुत सारे सवाल आपने कर दिए प्रदीप। आखिर इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें मुझे। बताइए प्रदीप जी, बताइए भाई, जिम्मेदारी किसकी है? आप पे तो बड़े सारे आरोप लग गए हैं और जिस तरीके से, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि दो सवाल, एक सवाल ये तो है कि रत्नाकर जी जो पूछ रहे हैं उनके सारे सवालों के जवाब आपको देना है। दूसरा ये कि आपने कहा कि सत्ता में रहते हुए उपचुनाव जीतना बड़ा आसान होता है। बिहार में भी जो है आप सत्ता में हैं, वहां पर क्यों आप चुनाव हार रहे हैं भाई? वहां पर राजद जो है बाजी मारती दिख रही है और थोड़े मोड़े गैप से नहीं, एक लंबे गैप से। अभी जो चल रहे हैं वो 30,000 ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं राजद के प्रत्याशी पासवान साहब।
एक तो मैं इनकी आवाज सुन नहीं पाया, मैंने बोला था आवाज नहीं आ रही रत्नाकर जी की। देखिए, रत्नाकर जी ने ये कहा कि आप दरअसल देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को रसातल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जरिया है आप लोगों को बेवकूफ बना करके, अगर कहें कि लोगों को केवल बहकावे में ला करके आप उनका वोट बैंक हासिल करते हैं और सत्ता में आने की पूरी कोशिश करते हैं, फिराक में रहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा रत्नाकर जी को बता दूं, रत्नाकर जी अगर बिहार की बात कर रहे हैं, पहले तो ये खुद देख लें कहाँ खड़े हैं कि वोट में 100 से ज्यादा वोट नहीं मिले। हम तो बड़ी पोजीशन में, जमानत जब्त नहीं हुई। इतनी बड़ी पार्टी, देश की पहली पार्टी, और गत कितनी खराब है उसकी बिहार में, तो देख ले खुद ही। तो बोलता हुआ अच्छा मिलेगा, अगर आरजेडी कोई होता और एक चीज बोलता तो सुनने में भी अच्छा लगता। देखिए, नहीं, रत्नाकर जी ने बिहार पे नहीं पूछा, बिहार पे मेरा सवाल है। रत्नाकर जी तो अपने जो सवाल थे वो मैंने बताया आपको कि उन्माद फैलाने का आप काम कर रहे हैं, देश को रसातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं, विश्व गुरु का जो सपना आप दिखा रहे हैं वो केवल धोखे में जनता को रख रहे हैं। अगर ये धोखा लगता है तो थोड़ा सा स्पष्ट करते कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस का, तो क्यों प्रधानमंत्री जी की तरफ देखा जा रहा है। अगर हम नए निर्माण भारत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्यों बन रहा है, या मेरठ एक्सप्रेसवे जितने बन गए क्यों बन गए, यूपी के अंदर जो कॉरिडोर बना वो कैसे बन गया, थोड़ा चीजें बतानी चाहिए। यही हाल इन लोगों का है, इसलिए सत्ता से बिल्कुल विहीन होते जा रहे हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये हमेशा देश विरोध में और देश विरोधियों में बोलते हैं। और इन चीजों को पहले भी हम लोगों ने बोला है, ये समझते नहीं है कि जो है राहुल जी की बोली ना बोले, उन्होंने तो पार्टी का बंटाधार कर दिया, मगर आप तो समझदार हैं, कम से कम आप तो पार्टी को उद्धार का काम कीजिए। अब हमने हार स्वीकार करी बैठ के, जहां हम हार रहे स्वीकार करी बिल्कुल, और हम बिल्कुल कतई नहीं बदल रहे कि हम कोई झूठ बोल रहे नहीं, बड़ी सेखियां मार रहे, ऐसे कुछ नहीं है। मगर ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि कहीं हमारी जमानत जब्त नहीं हो रही कांग्रेस की तरह, कम से कम टक्कर में तो है। इतना ही बहुत बड़ी बात है कि इतने भारत की पहली पार्टी जो है, और हम तो अब हम तो सन 80 के भारतीय जनता पार्टी बनी है, हम तो फिर भी टक्कर में है। मगर अपनी स्थिति देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, देखिए आज जो महाराष्ट्र के अंदर हाल चल रहा है साउंड माइक को लेके, और उद्धव जी चुपचाप बैठे, ये बहुत बड़ा गलत है और ये बहुत गलत संदेश है। प्रदेश का मुखिया अगर कोई मुद्दा किसी विपक्ष ने उठाया है तो उससे बोलना चाहिए, ना कि चुप रहना चाहिए। साउंड का विरोध किसी ने नहीं करा, विरोध करा तो उसकी वॉइस का करा है। ये अगर एक लाउड स्पीकर की जरूरत 10 क्यों लगा रखे हैं, मगर इन्होंने उठा के क्या करा, उस चीज को बढ़ा दे कि जो पार्टियां हैं, या भाजपा है या फिर राज ठाकरे जी की पार्टी है, ये विरोध कर रही है अजान का। नहीं, अजान का कोई विरोध नहीं कर रहा, नवाज का कोई विरोध नहीं कर रहा, केवल वॉइस का है विरोध, जो भी है कि उसकी आवाज कम होनी चाहिए। मगर इस पे इन्होंने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करी है, और उल्टा इन्होंने शह देने का काम करा है। जैसे कर्नाटका में शह दिया हिजाब को लेके, उसी तरीके से महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के लिए उस पर शांति कायम ना करने का काम ये काम करना चाहिए, मगर उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। उद्धव जी कौन है, वो भी दे दी भाई है राज्य के, क्या भाई की बात नहीं मान सकते? जब बेटे की बात मान के सारे केस खत्म कर सकते, चाहे ड्रग्स के हो चाहे वो बाहर के हो, तो इसके भी मान लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, मानेंगे, मनाएंगे, समझाएंगे, समझेंगे सब एक दूसरे को। लेकिन ये सवाल हमारा है प्रदीप जी कि बिहार में जो स्थिति पैदा हो रही, देखिए जब विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो है कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है कई पार्टियों के साथ, बिहार में भी अगर कहा जाए तो केवल एक ही चेहरा था आपके सामने, आपके साथ, जबकि आपके तमाम सारे मंत्री, नेता, नीतीश कुमार, तमाम सारे नेता थे जो सब प्रचार कर रहे थे। लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो केवल एक ही चेहरा था, और ऐसे में वो भी युवा चेहरा, मुद्दे को लेकर के वो पूरे बिहार में रोजगार को लेकर के और शिक्षा को लेकर के अडिग रहा। क्या लगता है कि वास्तव में आने वाले समय, चुनाव भी बड़ा दिलचस्प रहा, आप जानते हैं कि आपके लिए अब गई सत्ता कि तब गई सत्ता, आपको यही लग रहा था जब नतीजे आ रहे थे, आपको नहीं, सभी को यही लग रहा था कि पता नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, गई नहीं यार। और इस बार भी वास्तव में क्या जो उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं, इसके बाद आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में भी आपके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है, सभी नेता एक दूसरे की टांग खींचते नजर आ रहे हैं, कोई पूरब जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यही शैली पार्टियों की है। और कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी देखिए हमने 3 मुख्यमंत्री बनाए उत्तराखंड के अंदर, देखा हमने बहुत शांति से। और माननीय नीतीश जी तीसरी बार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए यही शैली है कि कोई उनका विरोध नहीं है या इस बीच को उत्पीड़ना नहीं क्यों बनाया गया है। और हमने देखा राजस्थान में भी सत्ता के लोभियों किस तरह लड़ रहे थे रोड पे आगे, और छत्तीसगढ़ में भी देखा, और हमने तो देखा पंजाब में तो खुला ड्रामा देखा, सत्ता का रूप कैसा चाल चलन और चरित्र देखा। मगर कम से कम ये तो है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कहीं अगर चेंजेस करिए तो उसका विरोध नहीं है। अभी शालीनता है, सिस्टम है, पालन है, अनुपालन करते हैं लोग बाग। और नहीं विरोध का देखिए प्रदीप जी, आप जानते थे कि अगर वहां नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं विद्रोह पैदा हो जाएगा, आप सत्ता पर काबिज ही नहीं हो सकते थे वहां पर, ये तो आप बखूबी जानते थे। अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसे बयान होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उसका जेडीयू खारिज करते हुए बयान उसके बिल्कुल विपरीत जाते हुए नजर आती है, आप तो देखते हैं खुद ही। नीतीश जी एनडीए के पुराने नेता है हमारे, और उनका मान सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है, और वो सम्मान कम नहीं होना चाहिए था। तो कैसे दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते, जब आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और वही रहेंगे। जब शीर्ष नेतृत्व दिल्ली ने जब ये बात मान ली है तो सबको माननी पड़ेगी, चाहे हमारे नेता बिहार में हो या दिल्ली में हो। ये नहीं, ये शालीनता है जो होनी चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खामोश बैठे हैं और सिद्धू जी जैसे आईना दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अभी आप पूछ रहे थे, अभी मुझे देखिए मैं आपको बताऊं, आप जिस तरह के कह रहे हैं कि हम बिहार के अंदर इस तरीके से हम पीछे चल रहे हैं, मगर कम से कम मैं फिर बोल रहा हूँ हमें तसल्ली तो है, लीड में तो थे, और हमारी सत्ता में कम से कम ये तो है कि प्रेशर नहीं डाला जा रहा, या सत्ता का जो है नशा चूर चूर नहीं हो रहा, और मशीनरी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। बेशक हम हार रहे हैं, ये वही लोग हैं। अच्छा, ये पैमाना क्या होता है मशीनरी का दुरुपयोग करने का? ये पैमाना क्या होगा? कैसे ये पता चलेगा कि नहीं मशीनरी का, मतलब जहां पर आप हार रहे हो वहां पर मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और जहां पर आप जीत रहे हो वहां पर सब सही है? साहब मैं यही तो कहता हूँ, ये वो लोग बैठे हैं सारे विपक्ष के अंदर, जितने भी ये 36 तरह के जो पार्टियां हैं, ये वही है जिनको ईवीएम मशीन पे शक था, ईवीएम मशीन की प्रयोगशाला बना दी थी, ईवीएम मशीन को रोड पे खड़े होकर तमाशा करा था। आज ये लोग ईवीएम मशीन के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? बोल दीजिए ईवीएम मशीन में गड़बड़ है तो टीएमसी जीत रही है। बोल दीजिए आप जो पंजाब में हारे ये ईवीएम मशीन की वजह से हारे। आज दोष नहीं देगा कोई भी, क्यों खामोश बैठे? अखिलेश जी भी खामोश बैठे, कांग्रेस की पूरी लोबी खामोश बैठी है। और कहा एक मंच पे बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर, इसमें सारे देश की पार्टियां एक साथ हो गए, ईवीएम का विरोध करा था। आज कहाँ चले गए? सुमित जी, देश को भड़कलाने का काम, देश को भटकाने का जो लोग काम करते हैं सत्ताधारी लोग, ये जनता आज बड़े जागरूक हो गई है। आज हर घर में टेलीविजन है और वो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है न्यूज चैनल, वो फट चेंज करती है और दूसरी न्यूज पे आ जाती है। तो इसी तरह सत्ता का भी सिस्टम है, अच्छा काम करोगे तो पाओगे गद्दी, वरना नहीं पाओगे। सुमित जी, जनता का बड़ा प्यार उमड़ा है और ममता दीदी पर ममता दिखाई है, डर कहेंगे। चलिए, अब तो उन्होंने बधाई भी दे दी है ममता बनर्जी ने। अरे साहब सुनिए, मैंने मैं ही बधाई देता हूँ जीत की शत्रुघ्न जी को, उनकी पार्टी को भी। मगर देखिए जिस तरह के चाल चरित्र खूब नजर आया चुनाव में, और आज तक हिंसा रुक नहीं पा रही है। आप बताइए अगर गरीब क्या करते बेचारे का शत्रुघ्न जी हार जाते, उनका क्या होता? बताइए सुमित जी, अब बोलिए आप। इमेजेस कर सकते कि प्रदीप जी ने भी खुद माना है कि हाँ मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ये हार रहे हैं तो कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है। जीत उत्तर प्रदेश या 4-5 राज्यों में जीते तो उसका दुरुपयोग इन लोगों ने नहीं करा, बिल्कुल करा। तो ये अपने मन से कहें, आज कहें हटाने के लिए। हम लोग खुद कहते हैं ईवीएम हटनी चाहिए, हम तो आज फिर कहते हैं हम जो सीट जीते हैं, जहाँ पे भी उपचुनाव हुए जीते हैं, जनता ने वोट करा, जनता चाहती है ईवीएम हटे, बैलेट पेपर पे चुनाव। हम तो कह रहे हैं क्या ये प्रदीप जी कह पाएंगे? ये तो अपने मन से खुद कह रहे हैं आज कि हाँ दुरुपयोग हो रहा है। भाई केंद्र के द्वारा आती है, हमारे यहाँ राज्यों की तरफ से नहीं आती है ईवीएम, केंद्र भेजता है। आज ये हार रहे हैं तो कह रहे हैं इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये जीत जाते हैं तो ये शांत बैठ जाते हैं। ये इस तरीके से लोगों ने काम करते हैं ईवीएम के ऊपर। ईवीएम तो कह रहे हैं, हम लोग खुद कह रहे हैं ईवीएम बंद होनी चाहिए। क्या प्रदीप जी कह पाएंगे अपने मन से? नहीं कहेंगे चैनल पर बैठ के। हम तो कह रहे हैं ईवीएम बंद हो, बिल्कुल हो। जनता आज बैलेट से चुनाव हो जाए,
जनता तय कर लेगी किसे सरकार में लेकर के आना है। झूठे वादों को नहीं लेके आना है। महंगाई जितनी बढ़ रही है उसे भगाना है। कितने घरों को आग लगानी है, कितने हिंदुओं को अरे भगाना है प्रदीप जी आप थोड़ा सा शांत रहिए। प्रदीप भाई थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखें, क्योंकि देखिए आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। हम लोग चाहे हम हुए चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हुए, हम लोग सब सुन रहे थे, पर आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें, सुनने का मानदा रखें। देखिए क्या है, आज स्थिति क्या है पूरे देश में, महंगाई 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम हो गए हैं। 110 रुपए पेट्रोल के दाम हो गए हैं, कहीं 119 रुपए है, कहीं 120 रुपए। तो आज और खाने के भी महंगाई होती चली जा रही है, कोई बेलगाम होती चली जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये लोग महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे। जब कभी कभी भी ये लोग बात करते हैं लड़ाई दंगा। अरे भाई इससे भी ऊपर उठ के बात करिए। आज देश की जीडीपी घटती चली जा रही है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माननीय मोदी जी कहे ना अपने भाषणों में, देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था में सही करूंगा। क्यों नहीं कहते हैं मैं बुलडोजर अर्थव्यवस्था के ऊपर चलाऊंगा, महंगाई के ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा? क्यों नहीं कहते हैं योगी जी? क्यों नहीं कहते हैं? कहे ना, चलाना है तो बुलडोजर उसके ऊपर चलाए ना। प्रदीप भाई थोड़ा सा, प्रदीप भाई देखिए, प्रदीप भाई आप बहुत बढ़िया इंसान है, पर थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखें। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे डिबेट। चलिए अच्छा रुकिए प्रदीप जी, पूछ लेंगे, आप बता देंगे, आप जवाब। सुमित जी बताइए, आप जवाब दीजिए। योगेश भाई देखिए, जिस तरीके से आज जनता ने आसनसोल में और वालीगंज में समर्थन करा है, माननीय ममता दीदी को भरपूर समर्थन दिया है, तो वहाँ की जनता भली भांति जानती है, चाहे वहाँ पे वायलेंस कितना भी हो गया हो, वहाँ पे जनता आज भी जानती है हमारे सुख दुख में कौन खड़ा होने वाला। प्रदीप जी वही तो कह रहे हैं कि ये डर है। दरअसल ये जो दंगा हो रहा था वो तो टीएमसी करा रही थी, और उसी के डर में जनता ने कहा कि अगर आप बीजेपी को बुलाएंगे भाई, क्योंकि सत्ता आपकी है, तो 1 सीट 2 सीट जहाँ जा रही है, जहाँ पूरी सत्ता आपकी है, तो ले लीजिए भाई साहब ये भी। तो जनता का ये डर है। तो रुक जाइए प्रदीप जी, रुक जाइए, आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूँ सुमित जी से। सुमित जी योगेश भाई ये कहते हैं डर है, भाई डर कहाँ है? हम तो खुलेआम कह रहे हैं चुनाव होना। आपकी सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है वहाँ पे, कोई उपचुनाव में भी सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है। काय का चुनाव, काय में हम लोग डर दिखा रहे हैं? बताइए ना। किसी को हमने धमकाया, किसी को कुछ मारा? कुछ नहीं। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ऐसी दीमक है आज देश के अंदर, हर व्यक्ति को डराते हैं। चाहे मीडिया हाउस, आपने देखा होगा मीडिया हाउस में जरा सा सच दिखाया था मध्य प्रदेश में, सारे व्यक्तियों को, सारे मीडिया बंदों को इन्होंने किस तरीके से मारा है, जेल में डाला है, उनके कपड़े उतार करके। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि ऐसे चौथे स्तंभ को, जिस चौथे स्तंभ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई, पर आज उसी चौथे स्तंभ को आज इन्होंने जेल में डाला है। इस तरीके से बहुत शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस तरीके से नीचे गिर जाएंगे। और जब कभी कोई चुनाव आता है, जब कभी कोई त्योहार आता है, तो ये लोग राम नाम का को आगे करके लड़ाई दंगे का काम करते हैं। कहीं पे भी हो, क्या हमारे प्रभु श्री राम ने कभी अहिंसा के उससे नहीं चले थे। प्रभु श्री राम भी हमारे अहिंसावादी नहीं थे, प्यार से बातें करते थे, सारी चीजें मनाते थे। पर ये लोग आज क्या है कि नहीं, हमें अहिंसा करनी, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, तू राम नाम नहीं बोलेगा तुझे हम मार देंगे, तू जय श्री राम नहीं बोलेगा हम तुझे मारेंगे। ये कौन सी बात होती है भाई? आज देश में आप माहौल कौन सा पैदा करना चाहते हैं? अरे भाई, भाईचारे का हो, विकास की बात हो, रोजगार मिले, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हम लोग यही कामना करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने आज इस देश को कई साल पीछे धकेल दिया है। ये कहते हैं देश में जय जयकार हो रही है माननीय मोदी जी की। जो सच नहीं दिखाया जाता, कभी कम से कम वो भी दिखाया जाए कि विदेशों में जाके जिस तरीके से इनको काले झंडे और बैक के नारे लगते हैं, वो भी दिखाया जाए। महंगाई दिखाई जाए, महंगाई के ऊपर बात करी जाए। किसान मर रहा है, लोग मर रहे हैं। आज ही मैंने देखा है प्रयागराज के अंदर आज हिंदू परिवार के 5 से 7 लोगों को मार दिया गया है। सुमित जी यहाँ पर आपको रोकेंगे, और बाबुल सुप्रियो इस समय क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए ये बाबुल सुप्रियो की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विनिंग का सिंबल दिखाते हुए। और पत्रकारों के बीच में जिस तरह से बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी का करिश्मा दिखा है, उसको लेकर के बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और पत्रकारों के बीच में जिस तरीके से तृणमूल के सारे वरिष्ठ नेता अभिषेक भाई जिस तरीके से हर तरीके से मुझे गाइड किया है, जो प्यार के साथ मुझे अपने पार्टी में मुझे अपना लिया, जिस तरीके से मुझे वापस राजनीति में आने के लिए मुझे इंस्पायर किया दीदी ने,
ये सबको ये पूरा मैं उनको ये जीत को डेडिकेट करता हूँ। और जिस तरीके का घटिया प्रचार ऑपोजिशन ने किया है, जिस लेवल तक वो गए हैं उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। और देखिए आसनसोल में भी लोगों ने साबित कर दिया कि बाबुल सुप्रियो के काम को लोगों ने प्यार किया था। और मैं जो कहा था उनको कि मैं आसनसोल का शत्रु जी के साथ जम के आसनसोल का काम करूंगा, उन्होंने उसी के पक्ष में राय दिया है। मामाडी मानुष जो है उनके पक्ष में, दीदी के पक्ष में राय दिया है। और आज जो है तृणमूल कांग्रेस आसनसोल में भी शत्रु जी जैसे एक MP को पाएंगे और हम लोग मिलके जम के वहाँ पे काम करेंगे, जम के काम जो कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें प्यार दिया है और सम्मान दिया है। रुक करेंगे, ठीक है, रत्नाकर जी आप ही के पास आएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। और इस साथ में ये सवाल ये भी है कि वास्तव में क्या ये जो उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, क्या ये महंगाई को, क्योंकि आपने महंगाई का मुद्दा आप भी उठाए और सुमित जी ने भी उठाया है, क्या ये महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वास्तव में अब जनता को ये एहसास होने लगा है क्या कि चुनाव के बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, अंकुश उस पर लगता नजर नहीं आ रहा है? क्या इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता ने मतदान किया है? देखिए योगेश जी, आज परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा इनके नेता कहते हैं कि जनता ने हमको जिताया है। तो जनता ने जब इनको जिताया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मनमानी करने का भी जनता ने आपको हथियार दे दिया है कि आप जो इच्छा हो वो मनमानी करिए। कहीं न कहीं इनको भी एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा से अगर पार जाएंगे तो जनता ऐसे ही सबक सिखाएगी। देखिए आप ये 5 जगहों पे जो चुनाव हुए उसमें किस तरह से इनको मुंह दिखानी पड़ी। तो कहीं न कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। आज नहीं कल उनके पास आपको जाना है और जब जनता के पास जाएंगे तो जनता पटखनी देगी ही देगी। इस बात को भूलना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो ये डर की बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये कह रहे थे कि डर की वजह से लोग वोट दे दिए हैं। अरे आज मैं कहना चाहूंगा ये कि सबसे ज्यादा अगर डर कोई दिखा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है विपक्ष के नेताओं के प्रति। आज देख लीजिए, उठाकर आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज महाराष्ट्र की बात ले लेता हूँ, 2 मंत्रियों को इन्होंने गलत इल्जामात में जेल डलवा दिया है। इन्होंने ईडी की जांच लगाकर जेल डलवा दिया है। अभी संजय राउत जो है शिवसेना के नेता है, उनके 1000 करोड़ बिना नोटिस के 1000 करोड़ का उनको ईडी की जांच बिठा दिया है और उनके अटैच कर दिया गया उनकी संपत्तियों को बिना कोई नोटिस, बिना कोई जांच। तो ये कर क्या रहे हैं? ये पूरे देश में इस तरह माहौल बना रहे हैं कि विपक्ष का कोई भी आदमी अगर इस तरह का इनके खिलाफ अगर आवाज उठाएगा, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगा, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा, इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा तो ये उनकी बोलती बंद कर देंगे केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। आप अगर जानते होंगे, शायद आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही जब इनकी संसदीय दल की बैठक हुई थी तो ईडी के प्रश्न पे महाराष्ट्र के नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मोदी जी को टोका था। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा उस मीटिंग में? उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री इसी तरह बना हूँ, मैं ईडी और सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से ही बना हूँ। तो कहीं न कहीं आप सोच सकते हैं कि भावना क्या है जनता के प्रति। ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। आज मोदी जी पूरा डिक्टेटरशिप ला रहे हैं। अगर इनको जनता के प्रति इतना ही उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते तो आज ये सब्सिडी घटाते नहीं। 1,47,000 करोड़ सब्सिडी हम लोग देते थे, लेकिन ये लोग सब्सिडी हटा दिए पूरा। सब सब्सिडी हटाने के बाद ये 26 लाख जो लूटे हैं एक्साइज के तौर पे पेट्रोल और डीजल में, वो सब कहाँ जा रहा है? ये अपने पूंजीपति मित्रों का लोन माफ करने में जा रहा है। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए इन पूंजीपति मित्रों का इन्होंने लोन माफ कर दिया है। ये शायद जानकारी इनको नहीं हो तो ये मैं बता देना चाहता हूँ। आज अंबानी जैसे, अडानी जैसे लोग हैं, एशिया में सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। वो किसकी बदौलत बने हैं? वो मोदी जी की कृपा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कृपा की वजह से एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी बन गए हैं, सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बाकी आम जनता का क्या हाल है? कोविड में 2 वक्त खाने के लिए उनके पास राशन नहीं है और ये 10 किलो, ये 5 किलो राशन दे देते हैं तो सोचते हैं कि हमने जनता का भलाई कर दिया है। आप एक तरफ राशन देते हैं 5 किलो और मैं बता दूं आपको, ये 7 साल के दौरान मैं एक आंकड़े के साथ बताता हूँ, हर परिवार से इन्होंने 1 लाख रुपया 7 साल के दौरान 1
छापामारी काम कर लूटने का काम जनता को किया है। तो ये सब समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो 5 राज्यों का जो चुनाव का अभी नतीजा सामने आया है और 5 सीटों पे उपचुनाव का जो नतीजा सामने आया है उसमें देखा कि किस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी। अब जनता ने इनको आईना दिखाया है और ये सोचने को मजबूर होंगे और इनको जनता के हित में काम करना पड़ेगा। आज नहीं करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में जो गुजरात में चुनाव है, जो मध्य प्रदेश में चुनाव है, जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, उन राज्यों में भी देखिएगा ये किस तरह से मुंह की खाते हैं। नहीं देखिए, सत्ता में जो भी होगा वह काम तो उसे करना पड़ेगा, चाहे आप हों, चाहे प्रदीप जी हों, चाहे सुमित जी हों। लेकिन प्रदीप जी देखिए, बड़े आरोप लगाए हैं रत्नाकर जी ने, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उन्होंने उठाया कि आप किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ा दिया। ये जो नतीजे आए हैं इससे अब भारतीय जनता पार्टी को सबक ले लेना चाहिए। संजय राउत ने बातें कही हैं। एक कहावत है कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, इन्हें तो जनता ने इसी चक्कर में और इनकी हरकतों से ही निकाल दिया। तो इन पे केवल इल्जामों के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ किया होता तो शायद ये आज ये ना देखना पड़ता, पूरे प्रदेश से सत्ता विहीन। अभी शिवसेना की बात कर रहे या महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, उसमें जो अभी ये पहले भी हमारे साहब बोल रहे थे। अच्छा एक चीज यहाँ पर प्रदीप जी आप ही बोलेगा, लेकिन एक बात और यहाँ पर, मतलब आप कांग्रेस को तो इतने निचले स्तर से देखने लगे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी कांग्रेस और आप ही दो ही पार्टी हैं राष्ट्रीय पार्टी, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी है नहीं। आपके विधायकों के विपक्ष में अगर कोई खड़ा हो रहा है, कोई पार्टी खड़ी हो रही है, उसको लीड कर रही है, कंपटीशन कर रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। ऐसा तो है नहीं कि 2, 4, 10 विधायक या 50 विधायक बचे हों कांग्रेस के, ऐसा तो है नहीं। पूरे देश के अगर देख लिया जाए तो विपक्ष में अभी कांग्रेस ही खड़ी है। जी जी, विडंबना तो यही है कि इनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। यही आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष में भी होना चाहिए, मगर जो इनकी करनी इतनी गंदी है कि देश के लिए, देश की प्रगति के लिए ये कभी नहीं बोलते। हमेशा बोलते हैं तो पड़ोसी देश जो दुश्मन हमारे हैं उनकी तरफ से बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। ये लोकसभा में बैठेंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब नहीं लेंगे। हमेशा एलिगेशन इनके पास है। नवाब मलिक जैसे लोग जो हमेशा हिंदू मुस्लिमों की बात करनी, पूरे महाराष्ट्र को हिंदू मुसलमानों में बांट दिया नवाब मलिक ने, आज जेल में है। क्यों जेल में सबको पता है। ये वो लोग हैं, सत्ता के वो लोभी हैं, धन के वो लोभी हैं, इन्हें पता है कि इन्हें गृह मंत्री क्यों जेल के अंदर हैं और क्यों उन्हें जाना पड़ा, या ये बोलते क्यों नहीं उसके बारे में। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाते कि जी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ऐसे क्या सबूत कच्चे हैं जो जमानत नहीं हो रही? थोड़ा ये बता दीजिए। आप उन्हें जमानत नहीं दिलवा पा रहे। अभी आप लोगों ने जब शाहरुख खान के बेटे का हुआ तब भी आपने एलिगेशन लगाया। नवाब मलिक जैसे निचले स्तर के नेता जो महाराष्ट्र को हिंदू मुसलमानों को बांट के राजनीति करी, वो शिवसेना जो जूते में पानी पीने लगी है, आज वो नवाब मलिक के झुक के बात करती है। शर्म आनी चाहिए जैसे लोगों को, सत्ता के लोभी उद्धव ठाकरे जैसे लोग जिन्होंने कंप्रोमाइज करा। अच्छा, यही नवाब मलिक अभी बीजेपी में आ जाए, एक सेकंड, यही नवाब मलिक अभी बीजेपी में अभी आ जाए, मान लीजिए, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, तो ये पाक साफ हो जाएंगे, दूध के धुले हो जाएंगे। हाँ, अगर नवाब मलिक बीजेपी में आ जाते हैं, जो उनपे एलिगेशन या केस चल रहे हैं कोर्ट में, क्या वो खत्म हो जाएंगे? क्या उनकी तारीखें नहीं पड़ेंगी? नहीं, तारीखें पड़ेंगे, लेकिन उनके ऊपर दबाव कहाँ आएगा? आप अन्य राज्यों का हम कहिए तो 10 उदाहरण दे दिया अभी आपको कि जो नेता, जिन नेताओं के ऊपर तमाम सारे आप ऐसे हमले बोलते थे और आप पर वो नेता ऐसे आरोप लगाते थे, राम के दुश्मन तक बताते थे आप, और वो राम को किस तरीके से, राम को लेकर के किस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग किए कि हम नहीं कर सकते यहाँ पर टेलीविजन पर बैठ करके, उन नेताओं को आपने ले लिया है। कहिए तो नाम भी बता दें, और आपको बखूबी मुझे लगता है पता होगा। और वो पार्टी जिस पार्टी में थे, वो जिस पार्टी में थे, उस पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, वो पार्टी को लीड किया करते थे। ओपन डिबेट चल रही है तो खुल के नाम लेके बात करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों आपको यूपी का नहीं पता क्या? समाजवादी पार्टी के नेताओं का नहीं जिक्र पता क्या, जिनको आपने लिया है? राम को लेकर के किस तरीके से शब्दों का किसने प्रयोग किया, आपको नहीं पता क्या?
एक नाम तो बता दीजिए, हमें भी सुन लिया आपकी मुझसे, जनता भी सुन ले कि हमने ऐसे किस आदमी गलत को ले लिया। और कुछ नहीं। किसको नहीं ले लिया, किसको नहीं ले लिया? शिवपाल यादव अभी जी आप को ले जिसको लिया, अरे राम शिवपाल गोपाल सिंह यादव यादव जी जा को रहे ले हैं भाई लिया, बीजेपी में। मुलायम अरे सिंह जी सुन को ले लीजिए लिया। भाई, शिवपाल सिंह यादव जा रहे हैं बीजेपी में, आप कहाँ परेशान हैं? आप कहाँ परेशान हैं? आप अभी वो बहुत पाक साफ हो जाएंगे अगर चले जाएंगे बीजेपी के, जब दामन थाम लेंगे। अभी आजम खान को भी लेंगे ये लोग। नहीं रुक, जो उनकी करनी है, जो उन्होंने पाप किए, क्या वो धुल जाएंगे आने से? अरे भूल कहाँ जाएंगे? तब क्या आप उनके विरोध में एक लफ्ज बोलेंगे क्या? आप उनके, मैं केवल शिवपाल यादव का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नेता हो, क्या उनके विरोध में एक लफ्ज आप बोलेंगे क्या कि नहीं इसने गलत किया है? जी जी, यही तो कांग्रेस कहती है। बोलूंगा, आप नाम बोलिए ना, बिल्कुल बोलूंगा। नहीं आगे से अच्छा, शिवपाल यादव का ही हम बोल रहे हैं, शिवपाल यादव का ही हम बोल रहे हैं, क्या आप बोलेंगे क्या उसके विरोध, उसके बाद विरोध में कि शिवपाल यादव नहीं गलत कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे थे? अयोध्या में जो कांड हुआ, मुलायम सिंह यादव का पूरा साथ शिवपाल यादव ने दिया। हाँ, शिवपाल यादव वही हैं जिन्होंने 12 आतंकवादियों छुड़वाने के लिए कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। मैं कैसे भूल जाऊं? हाँ, ये समाजवादी पार्टी तब तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था पार्टी, तब तो आपको लेना नहीं चाहिए पार्टी में अगर वो आते हैं। नहीं, देखिए आपने अगर हमने ना तो उन्हें लिया, ना कोई ऐसी विचार है, ना विचारधारा है। जो उनकी बहुरानी घर परिवार की आई है, उनपे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। आज मुलायम सिंह जी भी खुद बड़े मंच पे, बड़े माइक पे, बड़ी मीडिया के आगे माफी मांगते हैं अयोध्या को लेके, मगर अभी भी उनमें शर्म नहीं है, और चीजों को माफी में आवाज जो लय होती है वो नहीं है। तो इसलिए आज जो राम को सताए वो भोग रहा है अपने आप, उसमें हम आप क्या करेंगे? ये शासन सत्ता है, ये पता नहीं होता भाई, ये कौन कहाँ कब किस ऊपर बैठेगी। सत्ता में केवल बैठना इसलिए इसको चाहते राजनीति हैं। कहते हैं। इनके विपक्ष के जो भी लोग अगर इन्हें गाली देंगे, ये उन लोगों को अपने शरण में ले लेंगे, उन्हें अपने साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। इसके ऊपर भी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं भाजपा में है? जायसवाल जी भाजपा में नहीं है? अशोक तंवर जो प्रदेश के अध्यक्ष हरियाणा रह चुके, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, जो कोसते रहे पानी पी पी के। जिनको अरे जब प्रदीप जी, देश आप में तो जिन्हें काम करना है प्लेटफॉर्म को भी ले ढूंढते हैं। लेंगे। जितेंद्र प्रसाद क्यों चले गए? आप दो तो पारिवारिक को भी ले लेंगे पुराने लोग थे कांग्रेस के, गीता बगुणा जोशी, और सब कुछ उसके खत्म होने के बावजूद भी गुना प्रदेश के माफ कर अध्यक्ष रहे देंगे। और 22 सीट लाई विधानसभा की। विचारधाराओं की लड़ाई थी, और जहाँ नहीं बात बनती, अरे विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग झूठे बात करते हैं और कोई विचारधारा नहीं है। तो आदमी स्वच्छ और अच्छी राजनीति जनता को करने के मूर्ख लिए समझे हुए आप लोग। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को और पार्टियों को मंथन और मनन करना चाहिए। ठीक है, सुमित जी कुछ कह रहे हैं? जी योगेश भाई, देखिए आज जो स्थिति है, आपने बहुत अच्छा करा इनके सामने ये कह दिया कि जो लोग राम को गाली देते, शिवपाल जी हो गए, शिवपाल जी भी जा रहे हैं, आजम खान साहब को भी ये लोग जेल से भी निकालेंगे और उन्हें भी ज्वाइन कराएंगे, उनके ऊपर भी दबाव बनवा रहे हैं, समाजवादी चाहिए, हमारे साथ में आ जाइए। ये लोग, ये ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि जितना भी अगर कोई जना इन्हें गाली दे, चाहे प्रभु श्री राम को गाली देगा, वो ये अपनी शरण में ले लेते हैं और सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है, लोगों ने दिए हैं। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र के अंदर जो इनका उप मुख्यमंत्री था, वो इनकी पार्टी में गया, अपने सारे केस वापस कराए और फिर से दूसरी पार्टी में, अब एनसीपी में चले गए। इन्होंने करे नहीं करे, इनको केवल सत्ता चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, इन्हें ये मतलब है और कुछ नहीं है इनका तय। आज देखिए देश के हालात क्या होते चले, इनसे पूछिए जीडीपी हमारी क्यों नहीं सही हो रही, देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब होती चली जा रही है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज ये लोग, इन लोगों ने इस तरीके से प्रचार करा था 2019 में, 2014 में कि आप 35 रुपए जो देगा पेट्रोल उसे वोट करेंगे या 70 रुपए वाले को करेंगे। आज जो 300 रुपए में गैस सिलेंडर देगा उसे आप वोट करेंगे, या जो 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहा है उसे आप वोट करेंगे। तो आज आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है देश के अंदर। महंगाई के ऊपर ये लोग बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? कहे ना अपने प्रधानमंत्री और जितने सीएम है कि उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर बुलडोजर चलाएं। क्यों जनता के ऊपर चला रहा है बुलडोजर? नहीं चलाना पड़ेगा, इन्हें सभी से चलाना पड़ेगा, नहीं तो जो नतीजे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को एहसास कर पाएगी कि जो ये 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और आने वाले विधानसभा राज्यों में विधानसभा के चुनाव का जिक्र करें या लोकसभा के चुनाव का जिक्र करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहेगी कि जितनी सीटें जहां पर बरकरार हैं उससे कम हो। वो एक बार फिर से अपने जो मोदी योगी का नाम कहें, क्योंकि अब तो योगी का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में बजने लगा है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता। फिलहाल आप तीनों का मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के 5 राज्यों में जो उपचुनाव, 5 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट पर हुए और एक विधानसभा सीटों पर हुए।
सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से सबक लेती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।